हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत शिक्षा दर्शन के अध्ययन को करेंगे। और शिक्षा दर्शन की आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पाश्चात्य दर्शन यानी वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में अध्ययन कराऊंगा। मैंने अभी देखिए आप लोगों के लिए शिक्षा दर्शन की क्लास जो है कुछ ही दिनों पहले शुरू की है और हम लोगों ने इससे संबंधित 3 क्लासेस जो है कर ली हैं। इन 3 क्लासेस में मैंने आप लोग को शिक्षा दर्शन की बेसिक बातों को बताया था और उसके बाद फिर शिक्षा और दर्शन के बीच में क्या रिलेशंस है, शिक्षा और दर्शन का एक दूसरे के प्रति किस प्रकार का उपयोग है, क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देख लिया। आज की क्लास में मैं आप लोगों को वेस्टर्न फिलॉसफी यानी पश्चिमी दर्शन के बारे में अध्ययन कराऊंगा और पश्चिमी दर्शन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पश्चिम दर्शन का योगदान जो है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। और फिर इसके आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि पश्चिमी दर्शन से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, उनका कौन कौन सा योगदान है। इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। ये क्लासेस देखिए आप लोग की, मैंने आप लोग को पहले बताया था कि एमए के एग्जाम के जो सिलेबस हैं उसके लिए और एमएड का जो सिलेबस है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ही पूरा जो है आपके सिलेबस में दिया गया है। आप लोग अगर सिलेबस से मैच कराएंगे तो ये क्लासेस आपको पूरी तरह से उससे मैचिंग मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग इन सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से देखिए, इसका नोट्स बना लीजिए और फिर एग्जाम के समय रिवाइज करके परीक्षा को अच्छे तरीके से दीजिए। इसके अलावा ये जो क्लासेस है आप लोग की यूजीसी नेट के एग्जाम में भी काफ़ी उपयोगी होंगी, क्योंकि यूजीसी नेट का जो पेपर 2 होता है शिक्षा शास्त्र विषय का, उसमें देखिए ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा जो आप लोग को पढ़ाई जा रही है, अध्ययन कराई जा रही हैं, इसके आधार पे बहुत सारे प्रश्न आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए कि ये क्लासेस जो है आपकी बहुत सारे परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो ये देखिए चौथी क्लास है हमारी और चौथी क्लास में हम लोग पाश्चात्य दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और पाश्चात्य दर्शन के बारे में विविध तरीके से उदाहरण के साथ अध्ययन किया जाए। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए, हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं और ये शिक्षा शास्त्र जो है आपका एमए और एमएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को अध्ययन कराया जा रहा है। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है पाश्चात्य दर्शन यानी वेस्टर्न फिलॉसफी। देखिए, जब मैं आप लोगों को इन सारी चीज़ों का अध्ययन करा लूँगा तो आपको बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसका पीडीएफ नोट्स भी अगर दे देंगे तो बेहतर होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए देखिए टेलीग्राम में एक चैनल बनाया है और जब आप उस चैनल को ज्वाइन करेंगे, चैनल पेज को ज्वाइन करेंगे, तो उस पर जब सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं उसका पीडीएफ भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया करूंगा। इससे क्या होगा कि आप लोग एक बार दोबारा रिवाइज करने में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो उसके आधार पर कर लेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आप लोगों को हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूंगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग उस लिंक को ओपन करेंगे और चैनल उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो उससे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। इसके पहले की क्लासेस में मैं आप लोगों को पीडीएफ नोट्स नहीं उपलब्ध कराया करता था, क्योंकि कुछ असमंजस थे, कुछ समस्याएं थी, लेकिन अब इस तरह का कोई समस्या नहीं है। तो आप लोगों को पीडीएफ नोट्स जब पूरी क्लासेस एक टॉपिक की खत्म हो जाएंगी तब जाके आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाश्चात्य दर्शन के परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। तो देखिए, पाश्चात्य दर्शन का विकास देखिए हुआ कहाँ पर है। सबसे पहले यूनान में यानी ग्रीस में हुआ और बाद में यह यूरोप, अमेरिका में विस्तारित हुआ। और इसका केंद्र बिंदु क्या है, यानी इसकी शुरुआत हुई यूनान में, ग्रीस में, फिर धीरे धीरे ये यूरोप में विस्तारित हुआ और यूरोप से फिर यह अमेरिका तक पहुंचा। इसके देखिए जो मुख्य बिंदु हैं, केंद्र बिंदु हैं, वो क्या क्या हैं कि यह तर्क की बात करता है यानी रीजन की बात करता है, अनुभव एक्सपीरियंस की बात करता है, विज्ञान या साइंस की बात करता है, और मानव और समाज। यानी इसके जो मेन सेंट्रल पॉइंट है वो क्या क्या है, तर्क, अनुभव, विज्ञान और मानव समाज। ठीक है, पाश्चात्य दर्शन ने शिक्षा को धार्मिक नियंत्रण से निकालकर वैज्ञानिक, मानववादी और लोकतांत्रिक आधार प्रदान किया। यानी पहले जो है बहुत ज़्यादा धर्म का बोलबाला था, धर्म का प्रभाव हर जगह विस्तृत था। तो इस दर्शन ने शिक्षा को, दर्शन को क्या किया, धर्म से बाहर निकाला। यानी धर्म से बाहर निकाल के इसने वैज्ञानिक चीज़ों को उसमें लाया, वैज्ञानिकता की बात की। उसके बाद इसने मानववादी लोकतांत्रिक अधिकारों की बात की। इसका ही प्रभाव सबसे ज़्यादा था, जिसकी वजह से देखिए यूरोप में बहुत सारी क्रांतियां हुई और उन क्रांतियों की वजह से यूरोप में बहुत सारे बदलाव देखे गए। तो इसके देखिए आदर्शवाद यानी आध्यात्मिक, यथार्थवाद वैज्ञानिक, प्रयोजनवाद व्यवहारिक और अन्य प्रमुख धाराएं हैं जो इस तरीके की बातों को
आगे बढ़ाती हैं और इसके बारे में जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत भी देती हैं और इसका शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग भी बताती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो प्रमुख धारा है, प्रमुख शाखा है आदर्शवाद, आइडियलिज्म, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आदर्शवाद का देखिए अर्थ क्या होता है कि आदर्शवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जो मानती है कि वास्तविकता का जो मूल आधार है वह विचार, आत्मा और मन है, न कि भौतिक पदार्थ। यानी यह कहती है कि किसी भी दार्शनिक विचारधारा में जो महत्वपूर्ण चीज होती है, महत्वपूर्ण बात होती है, वो क्या होती है? विचार होता है, आत्मा होता है, मन, ये सब होता है, न कि भौतिक पदार्थ। यानी जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं वो इसके महत्वपूर्ण मूल अर्थ में नहीं होते हैं। आदर्शवाद के अनुसार कहा जाता है कि भौतिक जगत जो है परिवर्तनशील है, जबकि विचार, सत्य और मूल्य शाश्वत है। यानी कहता है भौतिक जगत में जो भी चीजें देखी जाती हैं वो एक समय के बाद नष्ट हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी, लेकिन विचार, सत्य और मूल्य जो हैं वो हमेशा बने रहते हैं। बहुत से देखिए आप लोग देखते हैं कि बहुत से लोगों के द्वारा आज से हजारों साल पहले जो विचार दिया गया है, जो मूल्य बताए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, वो देखिए आज भी चले आ रहे हैं। तो ये कभी खत्म नहीं, लेकिन भौतिक चीजें जो उस काल में पाई जाती थी इस काल में उनका अस्तित्व नहीं है। तो इसी तरीके से उन्होंने इन सारी चीजों को कहा और कहा कि विचार, सत्य और जो है मूल्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको बनाए रखना चाहिए, इनको आगे विस्तारित करना चाहिए, क्योंकि ये कभी नष्ट होते नहीं। मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य क्या होना चाहिए? नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास। यानी मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य क्या होना चाहिए? भौतिक चीजों को प्राप्त करना नहीं, भौतिक चीजों को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि क्या करना? नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास करना चाहिए। ठीक है। तो आदर्शवाद के देखिए जो प्रमुख दार्शनिक है, जिसमें सबसे ज्यादा नाम प्रसिद्ध है प्लेटो का। तो प्लेटो देखिए आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने देखिए आइडिया यानी फॉर्म सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि भौतिक वस्तुएं जो है आदर्श यानी आइडियल्स की प्रतिछाया हैं। शिक्षा का लक्ष्य इन्होंने क्या बताया? सत्य, सुंदर और शुभ का ज्ञान। यानी शिक्षा के माध्यम से सत्य ज्ञान दिया जाए, सही ज्ञान दिया जाए, व्यवस्थित तरीके से ज्ञान दिया जाए और जो है शुभ यानी जो ऐसी चीजें हों जो फायदेमंद हो, जो सबके लिए उपयोगी हो, उन सारी चीजों को ज्ञान दिया जाए। देखिए ये प्लेटो हैं। तो प्लेटो के अनुसार देखिए क्या कहा गया कि न्याय जो है एक आदर्श है, समाज में दिखने वाला जो न्याय है उसी आदर्श का अपूर्ण रूप है। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए प्लेटो थे उस समय के आदर्शवाद के प्रमुख दार्शनिक। हेगेल थे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यूरोप का जो एक समाज है उसी की चित्रात्मक प्रस्तुति यहाँ पर की है। इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने उस समय में जब धर्म का बोलबाला था, बहुत ज्यादा प्रभाव था, तो अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया और फिर उसको आगे बढ़ाने का भी कार्य किया। दूसरे देखिए जो महत्वपूर्ण विद्वान थे आदर्शवाद के, वो देखिए हेगेल थे। इन्होंने एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का प्रतिपादन किया। इन्होंने इतिहास और समाज के विकास का विचार जो है इसके माध्यम से द्वंद्वात्मक प्रक्रिया यानी थीसिस, एंथेसिस, सिंथेसिस को प्रभाव दिया। उदाहरण में जैसे देखिए विचारों के टकराव से उच्चतर विचार का जन्म शिक्षा में वाद विवाद की उपयोगिता के रूप में देखा जाता है। अन्य विचारक देखिए आदर्शवाद के हैं बर्कले और फीचे। इन लोगों ने भी आदर्शवाद को आगे बढ़ाने का कार्य किया और प्लेटो और हेगेल के विचारों को समाज में, विश्व में फैलाने का कार्य किया। आदर्शवाद का देखिए मुख्य विचार क्या है, मेन टेनेट्स क्या है? यह विचार जो है आत्मा की प्रधानता की बात करता है। यानी इसके द्वारा मन, चेतना और आत्मा को वास्तविक बताया जाता है। कहता है कि यही सब चीजें वास्तविक हैं, बाकी जो पदार्थ हैं वो गौण और परिवर्तनशील। यानी उसके अलावा जो चीज भी हम लोग को भौतिक जगत में मिलती हैं वो चीजें गौण हैं और वो परिवर्तित हो जाएंगी। उदाहरण के लिए देखिए किताब से अधिक महत्वपूर्ण उसमें निहित विचार है। यानी देखिए किताब है वो कागज की बनी है या किसी चीज की बनी है, वो एक समय के बाद नष्ट हो जाएगी, लेकिन उसमें जो विचार दिए गए हैं, उसमें जो ज्ञान दिया गया है वो देखिए शाश्वत है, वो निरंतर चलता था। तो आप उस किताब में दिए गए ज्ञान को, विचार को अच्छे तरीके से ग्रहण कर लीजिए, फिर उसके बाद वो किताब नष्ट भी हो जाएगी तो भी उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि किताब जो है भौतिक चीजों से बनी हुई होती है तो उसका एक समय के बाद नष्ट होना आवश्यक है। देखिए दूसरी बात इन्होंने क्या कही आदर्शवाद वालों ने कि शाश्वत और निरपेक्ष सत्य की बात कही। इन्होंने कहा कि जो सत्य है यह समय स्थान से परे होता है। नैतिक मूल्य जो है सार्वभौमिक होते हैं। यानी जो सत्य बातें होती हैं, सत्य चीजें होती हैं, उनका समय और स्थान से कोई मतलब नहीं होता, वो हर जगह एक ही बराबर कार्य करती हैं।
नैतिक मूल्य जो है वो सार्वभौमिक होते हैं, हर जगह माने जाते हैं, हर जगह उनका महत्व होता है और वो हर जगह प्रभावी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, सत्य, ईमानदारी, करुणा हर युग में मूल्यवान होते हैं। चाहे जिस युग में देखिए सत्य जो है मूल्यवान होता है, दया करुणा भी मूल्यवान होती है और ईमानदारी भी महत्वपूर्ण होती है। चाहे वो भारत हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे जहाँ भी, पूरे संसार में इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इनको शाश्वत माना जाता है। तीसरी बात इन्होंने देखिए क्या कही, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की बात कही। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा का केंद्र जो है चरित्र निर्माण होना चाहिए, यानी शिक्षा इस तरीके से प्रदान की जानी चाहिए कि छात्रों का जो चरित्र है वो बेहतर हो और उसी के आधार पर वो जीवन में अच्छा कार्य कर सकते हैं। नैतिकता को जीवन का मूल बताया गया, यानी नैतिकता जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसके अंदर नैतिक विचार नहीं है, नैतिक लक्षण नहीं है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो उसका पढ़ना लिखना सारा चीज व्यर्थ है। इन्होंने देखिए कहा कि विद्यालय में नैतिक शिक्षा और मूल्य आधारित गतिविधियां कराई जानी चाहिए और छात्रों में इन सारी चीजों का विकास किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर देखिए इन्होंने आत्मानुशासन पर बल दिया, यानी खुद के अनुशासन यानी सेल्फ जो है डिसिप्लिन की बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि बाह्य दंड नहीं, आंतरिक नियंत्रण बहुत जरूरी है, यानी किसी को बाहर से मारने से, डांटने से कोई फर्क नहीं होता अगर वो खुद से अपने आप को नियंत्रित नहीं करता। ये बहुत जरूरी है। तो किसी बालक को, किसी भी छात्र को इस तरीके से ट्रीट किया जाए, इस तरीके से शिक्षा प्रदान किया जाए जैसे वो खुद को नियंत्रित करने के बारे में सोचे, अपने विवेक से वो आचरण करे, यानी जो कुछ भी करे वो सोच समझ कर करे। इस तरीके के जो है लक्षण उसके अंदर विकसित किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, नियम इसलिए मानना क्योंकि वे सही हैं, न कि डर से, यानी किसी छात्र को इस योग्य बना देना कि वो नियमों को इसलिए माने कि वो उसके लिए सही है, बल्कि इसलिए न माने कि उसको उसके लिए पीटा जाएगा, मारा जाएगा या डांटा जाएगा। तो इस तरीके का जो है बात किसके द्वारा कहा जा रहा है, आदर्शवाद। तो और अगली बात इन्होंने क्या कहा कि समाज और संस्कृति को इन्होंने महत्व दिया, यानी समाज को भी महत्व दिया जाना चाहिए और जिस संस्कृति में जो बालक या जो भी व्यक्ति बिलोंग करता है उसको भी महत्व देना चाहिए। यानी अपने देश, अपने समाज की परंपरा, संस्कृति और इतिहास को आगे बनाए रखना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, उसका उपहास नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में लिखिए, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों से शिक्षा ली जाए। इसलिए देखिए आप लोग देखते होंगे कि पुस्तकों में बहुत से जो महापुरुष हैं उनकी शिक्षाओं के, उनको ज्ञान के बारे में दिया जाता है, उनसे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है और बच्चे उसी के आदर्श के रूप में लेकर आगे जो है बढ़ते हैं और उसका पालन करते हैं अपने जीवन। बहुत से लोगों के देखिए आइडियल पुरुष जो होते हैं, पहले के जो महान व्यक्ति हैं, महान पुरुष हैं, उन्हीं के आधार पे आगे काम करते हैं। तो आदर्शवाद का देखिए शैक्षिक निहितार्थ क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है क्या क्या शिक्षा का, कि चरित्र का निर्माण करना, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना, बौद्धिक उन्नयन करना और सांस्कृतिक संरक्षण करना। ये चार महत्वपूर्ण इसकी शिक्षा के उद्देश्य हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, शिक्षा के साथ मूल्य शिक्षा को अनिवार्य करना, यानी क्लास में, स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी जाए, उसके साथ साथ जो पारंपरिक शिक्षा है वो तो देनी ही देनी है, उसके साथ साथ उनको नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि बालक का जो जीवन आने वाले भविष्य में बहुत बेहतर होगा। दूसरी चीज इन्होंने देखिए इसकी उपयोगिता किस चीज में है, पाठ्यक्रम के निर्माण में, क्यूरिकुलम के निर्माण। क्यूरिकुलम में देखिए दर्शन, साहित्य और इतिहास को स्थान देना चाहिए। नैतिक शिक्षा, धर्म, कला और संगीत को भी महत्व दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे देखिए रामायण, महाभारत के नैतिक प्रसंग, शेक्सपियर, कबीर की रचनाएं जो है हम लोगों को पुस्तकों में दी हुई मिलती हैं। तो इनका देने का मतलब यही है कि बच्चों के अंदर अपने देश, अपने साहित्य, अपने दर्शन, इन सारी चीज़ों की जानकारी विकसित करना और उन्हीं के आधार पर उनके अंदर नैतिकता और अच्छे चरित्र का निर्माण करना। शिक्षण विधियों में देखिए किस प्रकार से उपयोगी है कि व्याख्यान विधि देखिए आदर्शवाद या पश्चिमी दर्शन की विधि मानी जाती है, तो व्याख्यान विधि से भी छात्रों को अच्छे तरीके से शिक्षा दी जा सकती है। प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा भी अध्ययन कराया जाता है और वाद संवाद विधि के द्वारा भी जो है शिक्षण कराया जाता है। ये तीनों ही विधियां अलग अलग छात्रों के जो है योग्यता के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार, उनकी जो है ग्रहण शक्ति के अनुसार इस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कक्षा में सत्य क्या है विषय पर चर्चा करना, यानी छात्रों के बीच में किसी भी टॉपिक को उठाना और उसके बाद में उनके साथ विचार विमर्श करना, उनके भी विचारों को ग्रहण करना और अपने विचारों को भी उनके सामने प्रस्तुत करना। आदर्शवाद के अनुसार देखिए शिक्षक की क्या भूमिका है, तो शिक्षक देखिए गुरु और आदर्श के रूप में
माना जाता है, उसको नैतिक पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है और प्रेरणा स्रोत के रूप में भी माना जाता है। यानी शिक्षक जो है इन सारी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है। शिक्षक का आचरण ही विद्यार्थियों के लिए पाठ होता है। यानी बहुत से ऐसे शिक्षक होते हैं कि जिनके अच्छे आचरण को उनके स्टूडेंट आने वाले समय तक फॉलो करते हैं। तो शिक्षक का आचरण उस तरीके का होना चाहिए जिससे जो स्टूडेंट हैं उनको आइडियल रूप में मानकर अपने जीवन में आगे बढ़े। आदर्शवाद के अनुसार देखिए विद्यार्थी की क्या भूमिका होती है। तो आदर्शवाद विद्यार्थी को देखिए आज्ञाकारी, अनुशासित, आत्म विकास हेतु प्रयास मानता है। जैसे स्व अध्ययन, आत्मचिंतन और नैतिक आचरण की बातें उसके अंदर होनी चाहिए। इन सारी चीजों का विकास स्टूडेंट में होना चाहिए। अनुशासन के रूप में देखिए आदर्शवाद क्या बात करता है, वह आत्म अनुशासन पर बल देने की बात करता है। विवेक और नैतिकता पर आधारित पूरी तरह से अनुशासन को होने के लिए कहता है। गलती स्वीकार करके स्वयं सुधार करने की बात करता है। यानी किसी ने स्टूडेंट ने अगर कोई गलती की, उससे कोई मिस्टेक हो गया, उससे कोई त्रुटि हो गई, तो वो अपने से खुद से सोच समझकर उसमें आने वाले समय में गलतियां न हो इस तरीके का सुधार करें। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आदर्शवाद की शिक्षा के उपयोगिता के रूप में देखी जाती है। तो आदर्शवाद से संबंधित देखिए संक्षिप्त सारणी के रूप में हम लोग क्या देखते हैं कि वास्तविकता के आधार पर यह विचार और आत्मा की बात करता है। सत्य के आधार पर यह शाश्वत सत्य की बात करता है। शिक्षा का लक्ष्य इसका चरित्र निर्माण होता है। शिक्षक को गुरु और आदर्श के रूप में मानता है और अनुशासन में आत्म अनुशासन की बात कही। यानी ये आदर्शवादी जो दार्शनिक है उनका महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। तो निष्कर्ष और कंक्लूजन के रूप में देखिए क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को कि आदर्शवाद जो है शिक्षा को मूल्य, नैतिकता और संस्कृति से जोड़ता है। यह मानव को केवल कुशल कर्मी नहीं बल्कि सद्गुणी नागरिक बनाता है। कहा जा सकता है कि आदर्शवाद शिक्षा की आत्मा में नैतिकता का संचार यह करता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने पश्चिमी दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं थी उनको अध्ययन किया और उसके अंतर्गत मैंने आज आप लोगों को आदर्शवाद जो पश्चिमी दर्शन की एक शाखा है, एक विचारधारा है, उसके बारे में महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ, उसकी शैक्षिक उपयोगिता के साथ अध्ययन कराया और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। आप लोग इनसे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जो बातें हैं अपनी पाठ्य पुस्तकों से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखिए आपके लिए इस तरीके से तैयार किया गया है कि अगर आप अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लेंगे तो परीक्षा में एक अच्छा प्रश्न का उत्तर जो है लिखने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। इसके आगे वाली क्लास में हम लोग देखिए जो है पश्चिमी दर्शन की जो दूसरी विचारधारा है, दूसरी शाखा है जिसको प्रकृतिवाद के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में भी इसी तरीके से जो है उदाहरण के साथ बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद आप लोगों को लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है या कहीं भी कोई चीज़ छूट रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसके बाद मैं उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।